Hello everyone, how are you all? Today we will discuss chapter 3. चैप्टर 3 हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और रोमन एम्पायर जो है एक बिग एम्पायर है, 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुआ है। कौन से कॉन्टिनेंट है बेटा? अफ्रीका में फैला हुआ है, एशिया में फैला हुआ है और यूरोप में फैला हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आप मैप देख सकते हो साथ साथ, ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अर्ली एम्पायर, रोमन एम्पायर में स्टार्टिंग में वो कैसा था, ठीक है। ज़्यादा नहीं फैला हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा भी फैला हुआ है, आप समझ रहे हो ना। लेकिन इसका कुछ एरिया कौन सा ले लेता है? ईरान वाले ले लेते हैं, इस पर अटैक करना चाहते हैं ईरान वाले, कंपटीशन रखना चाहते थे इससे। अब ध्यान से देखो बेटा, जो हमारा रोमन एम्पायर है वो 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं इसको। एक अर्ली फेज होती है, एक लेटर फेज होती है, ठीक है बेटा। इसमें 3rd सेंचुरी के मिड में आ जाती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 सुपर पावर्स देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर वॉज दैट रोमन एम्पायर वाज कल्चरली कह सकते हो, डाइवर्सली कह सकते हो, किससे अलग है? ये ईरान से अलग है। मेन आपको देखना है कि बेटा रोमन एम्पायर जो है वहाँ पे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक ईरान एम्पायर दिखाया गया है, एक हमारा रोमन एम्पायर दिखाया गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कल्चर से रिलेटेड कुछ डिफरेंस है, डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ डिफरेंस है, ठीक है बेटा। जो रोमन एम्पायर है ना बेटा, इसकी काफ़ी टेरिटरी तक फैला हुआ है। जो मेडिटेरियन सी है इसके नॉर्थ में भी फैला हुआ है, इसके साउथ में भी फैला हुआ है। अब देख लो, साथ साथ हम सारा पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस का भी काफ़ी सिस्टम दिखा रखा है। यहाँ पे लैटिन है, ग्रीक लैंग्वेज वाले रहते हैं, अपर वाले कुछ हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वहाँ पर कितनी लैंग्वेज के बारे में बात की गई है? 22 लैंग्वेजेस के बारे में बातें की गई है, ठीक है बेटा। वहाँ पर देखो, पहले तो क्या होता है कि इसमें रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर में एक सीनेट होती है, वो सारा सिस्टम कंट्रोल करती है। लेकिन धीरे धीरे बेटा वहाँ पर सीनेट सिस्टम ख़त्म हो जाता है। ऑगस्टस एक राजा आता है, ठीक है। कब आता है? 27 ईयर में, BC में आता है। अब साइड में देखो, एक बॉक्स दिखाती हूँ आपको, देखो। पहले तो बेटा वहाँ पर क्या था कि एक सीनेट ही पूरा वर्क करती थी। लेकिन कब होता है कि 509 में सीनेट पर कौन इसको क्या कहते हैं, ओवरथ्रोन, मतलब इसका तख्ता पलट कर देता है। कौन? ऑक्टेवियन आता है। और ऑक्टेवियन क्या करता है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। एज ए वो डेमोक्रेसी का कुछ सिस्टम होता ही नहीं है वहाँ पर। क्या होता है? तो मोनार्की सिस्टम आ जाता है। और मोनार्की में आपको पता है, जैसा ने राजा ने कहा वैसा ही करना होता है, क्योंकि अपोजिट बिल्कुल डेमोक्रेसी के अपोजिट होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे यही है हमारे चैप्टर में बार बार एक ही चीज़ बताई गई है। यहाँ पे देखो, अगस्टस आ जाता है राजा, वो सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है। 27 BC बिफोर क्राइस्ट ईरा से आसपास आता है। वो एक एम्पायर एस्टेब्लिश करता है, उसका क्या नाम है बेटा? प्रिंसिपेट नाम है उसका, ठीक है। वो एक ऐसा रूलर होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगस्टस एक ऐसा सोलो रूलर है, मतलब एक सोल रूलर उसको दिखाया जाता है, उसकी अथॉरिटी को ये दिखाया जाता है कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन वास्तव में क्या है बेटा? वो तानाशाह है, क्योंकि वहाँ के सीनेट उससे नाराज़ ना हो। सीनेट की रिस्पेक्ट के लिए उसे एक बहुत अच्छा किंग के रूप में जनता के सामने पेश किया जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन अच्छी बात ये क्या कि धीरे धीरे वहाँ पे भी, रोम में भी क्या होता है बेटा, सीनेट का धीरे धीरे जो उसकी रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे सीनेट कई सालों तक राज कर रही थी। अब किसका सिस्टम आ जाता है? राजा का सिस्टम आ जाता है। और राजा किस पे कंट्रोल कर लेता है बेटा? वहाँ पे जितने भी सीनेटर्स थे धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बेटा? सीनेट जो है किस पे कब्जा करती थी? आर्मी पे करती थी। और आर्मी आपको पता ही है, जिसके पास आर्मी होगी वही सक्सेस होता है। और यहाँ पे बेटा देखो, आर्मी की एक नई फॉर्म सामने आई है, कॉन्सिक्रिप्टेड। ध्यान से देखो, एक कॉन्सिक्रिप्टेड वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना। ये आर्मी भी वहाँ पे होती है। और ये कहाँ पे होती है? ईरान की आर्मी है, ये ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। आगे देख लो एक बार आप, मेन चीज़ और देख लो। एक मेन चीज़ है यहाँ पे देखो, जो हमारा रोमन एम्पायर है ना बेटा, एम्परर है, वहाँ पे मेन चीज़ क्या है? एक तो एम्परर है, राजा है। दूसरा एरिस्टोक्रेसी, जो पढ़े लिखों की सरकार होती है। तीसरा आर्मी है। ये 3 मेन प्लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी दिखाई गई है कि देखो, द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्परर, जो कोई भी राजा सफल होता है तो किस पर डिपेंड करता है कि जिसकी ने अपनी आर्मी पे जितने ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है वही राजा क्या होगा बेटा? सफल होगा। कहते हैं कि अगर आर्मी डिवाइड हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है बेटा? सिविल वॉर हो जाता है। लेकिन कहता है कि वहाँ पे रोमन एम्पायर में क्या होता है बेटा? कई 2 ईयर्स या 2 डिकेड्स तक तो क्या रहता है? बिल्कुल कोई भी
युद्ध वगैरह नहीं होते। लेकिन बाद में देखो एक बार वो कहता है कि एक 69 ईयर्स को छोड़कर बेटा वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा, इस तरीके का काम चलता रहता है। धीरे धीरे वहाँ पे लंबे समय तक कोई ज़्यादा वॉर नहीं होते, पीसफुल शांति वाला एरिया रहता है। लेकिन वहाँ पर एक राजा आता है टिबेरियस, ठीक है। वो क्या करता है, उसके टाइम में साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैल जाता है और वो स्मूथली अपने साम्राज्य को चलाता है। लेकिन फिर बाद में फर्स्ट 2 डिकेड के बाद बेटा सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। टिबेरियस और अगस्टस तो खुद इतने महान शासक थे, उनको कुछ भी अपने शासन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक ट्रोजन आता है, वो क्या चाहता है कि वो इंडिया को, देखो यहाँ पे देखो, वो इंडिया को कॉन्क्विस्ट का मतलब होता है बेटा वो इंडिया को जीतना चाहता है। जैसे सिकंदर इंडिया को जीतना चाहता था ना, लेकिन उसकी सेना जो है उसके पीछे हट जाती है। जैसे वो जिस भी राजा का कोई एरिया अपना हड़पने की कोशिश करता है तो उसके उत्तराधिकारी यही कह सकते हैं कि उसके सक्सेसर उसका साथ नहीं देते। इस तरीके से वो फिर वापस से चला जाता है, कभी भी इंडिया को जीत नहीं पाता, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो हमारा रोमन एम्पायर है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। मेन ये है कि बेटा उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या हुई है, वो सीरीज़ में दिखाई गई है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सीरीज़ में है। अर्ली टाइम में हमने देखा कि जो फरात वाला एरिया है उसके आसपास जितने छोटे छोटे किंगडम्स हैं, रोमन साम्राज्य उनको अपने आप में मिला लेता है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे किंगडम हैं रोमन साम्राज्य उनको अपने आप में शामिल कर लेता है। एक वहाँ पे दिखाया गया बेटा हेरोड्स किंगडम है, अच्छा रिच, उसमें से वेल्दी सिचुएशन है इसकी। यहाँ पे इनकम भी दिखाया गया, देखो बेटा 5.4 मिलियन दिनारी पर ईयर। दिनारी क्या है, ये रोमन में एक सिल्वर कॉइन होता था उस टाइम पर। इसके अंदर कितनी प्योर सिल्वर होती थी बेटा 4.5 या हाफ कह सकते हो, ठीक है। वास्तव में छोटा सा एक सिस्टम दिखा रखा है कि जैसे किसी भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो बेटा, रिवेन्यू तो कलेक्ट करना ही होता था। तो पुराने टाइम में इसमें बताया गया बेटा इटली को छोड़कर बाकी जितने भी छोटे प्रोविंसेस थे सब में राजा क्या करता था, टैक्स लेता था। वहाँ पे छोटे छोटे आसपास के एरिया में क्या था, जो छोटे छोटे सिटीज़ थे वो हेल्प करते थे राजा की कि इसमें टैक्स को कलेक्ट करने में, ठीक है बेटा। अब देखो इतना बड़ा राजा था, उसको संभालते कैसे थे। देखो राजा बड़ा होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बड़ा होता है, उसका टेरिटरीज वाला एरिया भी बड़ा होता है, उसको संभालते कैसे थे। आज की तरह इतनी सुविधाएं तो पहले थी नहीं। अब दिखाया गया कि किस तरीके से छोटे छोटे सेंटर बनाए गए थे सिटीज़ में, मेडिटेरियन के आसपास। देखो बेटा ये कार्थोज है, अलेक्जेंड्रिया है, एंटियोक के बड़े शहर थे। आसपास छोटी छोटी गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे सिटीज़ को सेटल कर दिया। सिटीज़ वाले कंट्री साइड की हेल्प से वहाँ पर रिवेन्यू को कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करते थे। कुछ टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए, कभी घटा दिए गए, ऐसा ही चल रहा था, ठीक है बेटा। 2nd और 3rd सेंचुरी में जितने भी प्रोविंशियल में रहने वाले थे लोग वो सारे किस में शामिल हो जाते हैं, वो हमारे आर्मी में शामिल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एक राजा आता है बेटा, और राजा पता क्या करता है लास्ट में, वो चाहता है, देखो गुलेनिया आता है। गुलेनिया क्या चाहता है कि जितने भी जो अरिस्टोक्रेसी थे जो अब उसकी सेना में शामिल होना चाहते हैं या उसके शासन में शामिल होना चाहते हैं, तो जो पुराने टाइम में थे ना जो सेना पे कंट्रोल कर लेते थे उनको हटाने की कोशिश करता है। अब वो चाहता है कि अब कोई भी जो सेना है किसी दूसरे के हाथों में ना आए, अब मैं ही उस पर कंट्रोल करूँगा, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा इसमें क्या बताया गया, देखो टू सम अप इन द लेट 1st, 2nd एंड अर्ली 3rd सेंचुरीज़ में जो आर्मी थी बेटा, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। प्रोविंसेस एज सिटीजन स्प्रेड टू दिस रीजन एंड वाइज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली। देखो बेटा पहले क्या था, सिर्फ इटली के ही जो सिटीजन थे वही हमारे आर्मी या एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम था वहाँ पे भर्ती होते थे। लेकिन अब क्या हो गया बेटा, उसको छोड़कर बाकी एरिया से भी वहाँ पे सिटीजन आने लगे, क्योंकि उनको अब सिटीजनशिप नागरिकता मिल चुकी थी। अब अकेला इटली नहीं था, पहले इटली था, अब ये फिक्स हो गया कि अब धीरे धीरे इटली का क्या होने लगा बेटा, डिक्लाइन होने लग गया। वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे डाउन हो जाती है। अब क्या होता है, जो मेडिटेरियन है वहाँ के आसपास का जो एरिया है वो डेवलप होने लगा है, वहाँ से कुछ लुटेरे भी आने लगे हैं, ठीक है। अब जो रोमन साम्राज्य में एक चीज़ और दिखा रखी है बेटा, जो अर्बन सेंटर है ना उनको क्या बना दिया गया है कि वहाँ पे वो एक तरीके से कैसे काम करते हैं कि उनके पास खुद का अपना एक मजिस्ट्रेट है, उनकी सिटी काउंसिल है, उनका खुद का एरिया है, मतलब वो अपने आप को एक छोटा सा साम्राज्य कह सकते थे, ठीक है। इस तरीके से काम से करता है। जुरिडिक्शन भी उनका खुद का है, ठीक है। सिटी जो है एक सिटी दूसरी सिटी को कभी कंट्रोल में नहीं करती है। गाँव वाले भी क्या करते हैं, हमेशा अपने पावर को
एक दूसरे के ऊपर थोपते नहीं हैं। मतलब इसमें नेट सेल में ये दिखा रहा गया कि जो रोमन एम्पायर है बेटा वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले सिर्फ इटली पे फोकस था, अब इटली को छोड़कर आसपास जो एरिया है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रखा है कि बार बार अकाल वगैरह पड़ते हैं तो किस तरीके से लोग जो है अपने आप को ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार पाते हैं। क्या करते हैं बेटा, अकाल पड़ते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही फसल को काटते हैं अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। कुछ शहर वाले भी ले जाते हैं, फिर भी उनके पास स्टोर की इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी होती है कि वो एक सीज़न उनका निकल जाता है। फिर जैसे ही टाइम चेंज होता है लास्ट में भूखमरी भी आ जाती है। फिर वो पेड़ के पत्ते वगैरह स्प्रिंग में सूट पेड़ के पत्ते, ये कह सकते हो ट्रीज़ वगैरह झाड़ियाँ खा कर अपने आप को गुजारा करते हैं। इस तरीके से ऐसा दिखाया गया है। आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि देखो उनके पास इतना ज़्यादा स्पेयर ग्रेन होता था, उसको स्टोर करते थे, फिर भी वो 6 महीने के बाद उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब थोड़ा सा ये देख लो बेटा, पब्लिक बात है, ये कहाँ का है, ये हमारा रोमन एम्पायर का है। ये पब्लिक बात, इसको पवित्र माना जाता था। अभी कहाँ पे है, रोमन में है, लेकिन इसकी देखा देखी कौन करता है, ईरान वाला रूलर करने लग जाता है। वो भी इस तरीके का बात बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर रहने वाले कुछ जो क्लर्जी हैं, जो क्या बोलते हैं इनको, मंदिर में जो बैठते हैं पादरी वगैरह हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनका ये मानना है ये पवित्र स्थान है, इस तरीके से इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, अपवित्रता हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एक साल में लगभग 170 डेज यहाँ पर पवित्र स्नान किया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द 3rd सेंचुरी क्राइसिस। भी 3rd सेंचुरी में क्या क्या क्राइसिस हुए हैं इसके बारे में बेटा हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैप्टर को बार बार पढ़ा करो। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक बार रीड कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि अब की बार आपका क्वेश्चन पेपर पता है जैसे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आने वाला है, तो आप लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ा करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3rd सेंचुरी के टाइम में कुछ जो क्राइसिस आते हैं वो हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा।